हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए हमने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो का ये 8th पार्ट है, जहाँ पर अगेन हम आज टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए या उन एग्जामिनेशन के लिए जहाँ कहीं पर भी साइकोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको एक बेटर कंटेंट जो है वो अपने एग्जामिनेशन यानी एचपी टेट के लिए मिल सके। 70 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आपसे कहता क्या है। पूछा गया है यहाँ पे कि मेंटल एज कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज। अब इतना तो आपको पता है कि मेंटल एज जो है वो चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं बेस्ड ऑन हिज और हर जो भी उसका स्कोर रहता है इंटेलिजेंट टेस्ट में। ठीक है, तो मेंटल एज जो है दैट इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बाय कंपेयरिंग द चाइल्ड स्कोर जो कि उसने किस में हासिल किए हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड हिज और हर एज। इट मीन्स आपका मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एज ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो सेकंड में क्या बोला गया है, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है रॉ स्कोर्स। अब देखो जब कभी भी हम रॉ स्कोर्स की बात करते हैं तो रॉ स्कोर जो है उनको हम कंप्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेंटल एज के साथ जो है उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंपेयरिंग अ चाइल्ड एक्चुअल एज, तो ये तो मेथड बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे हम एक्चुअल एज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेंटल एज की हो रही है। डी ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए, बेसिंग अ चाइल्ड एज लेवल ऑन हिज और हर स्कोर ऑन अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात हुई है, मेंटल एज की, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड आपका जो ई ऑप्शन है, चार्टिंग अ चाइल्ड एज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ हर करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये आपका ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हुई है चार्टिंग चाइल्ड एज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। अब जब हम कभी भी मेंटल एज की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका ये जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस है वो नहीं देखे जाते हैं। वहां पे हम सिर्फ इतना चेक करते हैं कि बच्चे का जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी कितनी है, यानी वहां पे उसका जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो कितना आ रहा है। जो भी उसने इंटेलिजेंट टेस्ट उसका हुआ है उसमें किसी भी बच्चे का जो है कोई भी स्कोर जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस वाज अ कलेक्शन ऑफ मेंटल एबिलिटीज। तो बहुत सिंपल सा है, ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे ये थे आपके पास एल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे एल्फ्रेड बिनेट को हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इससे किसे पूछा जा सकता है, दैट हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपके कौन है, एल्फ्रेड बिनेट है। ठीक है, वो क्या करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जितनी भी हमारे पास जो भी हमारी इंटेलिजेंस बनती है वो कलेक्शन होता है आपकी मेंटल एबिलिटीज का। ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर बिनेट। अब ये हम यहाँ पे टर्मन जो है इन्होंने किसका आइडिया दिया था, दैट इज योर इंटेलिजेंस क्वोशंट को इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की। बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिड नॉट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। देखो गार्डनर भी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्टर्नबर्ग भी बात करते हैं, एंड गिलफर्ड भी बेटा बात करते हैं, थर्स्टन भी बात करते हैं आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये सारे के सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं ये किसके बारे में बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। सिर्फ आपकी जो स्पियर्समैन है ये स्पेसिफिक है किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ जीके यानी जनरल इंटेलिजेंस के साथ ही ये क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इट मीन्स ये एक या एक से ज्यादा जो मोर देन वन जो काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है उनको ये क्या नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट आपकी कौन है, स्पियर्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 74 क्वेश्चन है, एल्फ्रेड बिनेट इज नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवा दिया है, मेनली बिकॉज ऑफ हिज वर्क। अब उनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस तो कहा जाता है, लेकिन उनका काम जो है वो क्या था। ठीक है, अब देखो
अल्फ्रेड बिनेट जो है, मैंने कहा फादर ऑफ इंटेलिजेंस है, इट मीन्स वो ये मानते हैं कि हर एक पर्सन के पास जो है इंटेलिजेंस किस तरीके से बनती है, जो भी उसकी मेंटल एबिलिटीज हैं, ठीक है, किस तरीके से वो क्या करता है, किसी भी सिचुएशन में एक्ट करता है, वो क्या शो करता है, उसकी इंटेलिजेंस को शो करता है। तो बेसिक सी बात है कि उन्होंने क्या किया था, असेसमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू लर्न, कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से सीख रहा है एंड किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, एंड किस तरीके से उसकी इंटेलिजेंस जो है बाहर निकल कर आ रही है। एंड द क्रिएशन ऑफ द मेंटल एज, ऑब्वियस सी बात है कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये भी पूछा जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, तो वो भी किसने दिया था, आपके अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड बोला गया है क्रिएशन ऑफ द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेटा कौन से आपके टर्म में थे, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशंट का जो कॉन्सेप्ट था, क्रिएट किसने किया था, आपके टर्मन ने किया था, ठीक है। सी बोला गया द क्रिएशन ऑफ बोथ मेंटल एज एंड द इंटेलिजेंस क्वोशंट, नहीं, इंटेलिजेंस क्वोशंट का जो रिलेशनशिप है वो टर्मन के साथ है। डी भी देख लीजिए, द असेसमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू लर्न, ये तो सही है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशंट आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, टर्मन के साथ है, ठीक है। एंड लास्ट में बोला गया है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेरिडिटी। अब देखो, सिर्फ हेरिडिटी के बेसिस के ऊपर जो है किसी को भी फादर जो है उस फील्ड का नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेरिडिटी फैक्टर है, जिसकी वजह से मतलब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे जो है आपके अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं बोला गया था। उनको फादर क्यों बोला गया, उन्होंने क्या किया, असेस किया ये पूरा का पूरा कि किसी एक पर्सन की एबिलिटी जो है किस सिचुएशन में वो किस तरीके से लर्न करता है, जिसकी वजह से हमें उसकी मेंटल एबिलिटीज और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है। एंड उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, यानी दो तरह की उन्होंने क्या दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 75 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 75 क्वेश्चन क्या बोलता है, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन इज टू रिकॉल एक्ट, मीन्स रिकॉग्निशन का रिकॉल से किस तरीके का जो है यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है। अब देखो रिकॉग्निशन जो है, आप क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहले हमने चीजें जो है सीखी होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, जो भी हमारे पास जितने भी क्यूज हमें मिलते हैं, जितने भी हमारे पास क्यूज जो है अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे चेक कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पहले ही जिस तरीके का ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो इसमें भी बेटा देखो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, एग्जाम्पलीफाई करता है आपकी रिकॉग्निशन को, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड कर दिए, क्यूज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। रिकॉल क्या करती है, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन जो है पहले सीखी है उसको क्या करती है, रिट्रीव करती है, किसी भी एक्सटर्नल क्यूज, कोई भी आपके पास क्यूज नहीं होंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब मैंने समझा दिया कि जहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, मींस क्यू जो है आपको मिलेगा वहां पे क्वेश्चन में, लेकिन रिकॉल में कोई भी क्यूज जो है वो नहीं होता है। इट मींस आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने क्या करी है, लर्न की है, उसको आपने क्या करना है, खुद क्या करना है, रिट्रीव करना है अपने ब्रेन में। तो हम यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, तो रिकॉग्निशन का सिंपल मैंने बता दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होते हैं, क्यूज होते हैं, रिकॉल में क्यूज नहीं होते हैं। तो बेटा आप कौन सा मेथड अपनाओगे, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स अपनाओगे, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में बेटा आपको क्या दिया होता है, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन क्या की है, सीखी है, उसको आपने क्या करना होता है, रिट्रीव करना होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल क्यू, जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अब बहुत से बच्चे जो हैं मुझे ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू इजी, तो ये तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू मैचिंग, तो बेटा मैचिंग जब भी आप क्या करते हो, मैच करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी क्यूज प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक, एस्से जो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू एस्से, तो एस्से में क्या करना होता है आपने, ठीक है, वहां पे आप रिकॉल नहीं करते हो, ठीक है, आप किसी भी एस्से में अपने पॉइंट जो है वो क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी होती है। ऐसे में तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लर्न की है उसको आप रिट्रीव कर रहे हो,
ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के ऊपर बेटा मैं फोकस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सीखी होती है, कोई भी ऐसे पढ़ ले, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको पूरे तरीके से रिट्रीव नहीं कर पाते हो। इट मीन्स कुछ पॉइंट जो है आप अपने हमेशा लगाते ही लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है टॉकिंग टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीटिंग इंफॉर्मेशन साइलेंटली और आउट लाउड इज कॉल्ड। बेटा इसको तो हमें पता ही है, हम इसको क्या बोलते हैं, रोट रिहर्सल बोलते हैं। एंड इसका जो सेकंड नेम है, इससे कैसे पूछा जाता है कि रोट रिहर्सल को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मेंटेनेंस रिहर्सल। ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उनको क्या करते हैं, इन इंटेंशनली बार बार रिपीट करते जाते हैं ताकि ये हमें जो है याद रहे। लेकिन ये सारा का सारा काम जो है वो किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए हमने क्या कर लिया, रट्टा मार लिया। ठीक है, लेकिन हमें पूरी जिंदगी जो है, अगर हमने किसी चीज को रट्टा मारा है तो हमें वो पूरी जिंदगी याद नहीं रहता है। तो बेटा ये किसकी इफेक्ट में आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिहर्सल कर रहे हैं वो क्या हो रही है, उस टाइम के लिए मेंटेन, हम उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको हम मेंटेनेंस रिहर्सल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पूछा जाता है इसका रिवर्स, अगर पूछा जाए रिवर्स क्या हो जाएगा इसका, इलेबोरेट रिहर्सल। इलेबोरेट रिहर्सल जो है मतलब ये किस में आता है, आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। ठीक है, किसी भी चीज को आप अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके जो है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सीखी है और आप उसको किसके साथ एसोसिएट करते हो, मीनिंगफुल जो भी आपके पास आपको क्या नजर आता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नजर आती है। ठीक है, और जो आपने इंफॉर्मेशन क्या की है, याद की है। ठीक है, तो जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं, आपको इतना पता है कि खाना किस तरीके से बनाना है, आपने खाने को क्या किया, पहले सीखा, लेकिन उसको क्या किया, फिर इलेबोरेट किया। इलेबोरेट करने का मतलब क्या है कि आपने कोई मीनिंगफुल एसोसिएशन बना लिया कि हाँ, अगर आप क्या बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो आपको दाल को पहले क्या करना पड़ेगा, बॉइल करना पड़ेगा, फिर तड़का लगाना पड़ेगा। लेकिन वो जो है आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेबोरेट रिहर्सल। को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इलेबोरेट रिहर्सल जो है रेफर्स टू शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ऑब्वियसली बात है, इलेबोरेट करके किसी भी चीज को बताना तो आपको ज्यादा समय के लिए याद रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा। रट्टा मार रहे हो तो वो रट्टा कुछ ही टाइम के लिए होता है जिसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच एज ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्ट ससेप्टिबल टू हिप्नोसिस। अब देखो हिप्नोसिस जो है, हिप्नोसिस में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हिप्नोसिस मतलब आपने क्या करना है, किसी फर्दर अथॉरिटी को क्या करना है, सुनना है। ठीक है, कि वो जो कह रहे हैं आपने उसको क्या करना है, सीखना है, उसको सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 से 24 वाला एज ग्रुप तो ये तो सुनते ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का ब्रेन होता है, इनको खुद पता होता है कि हमने क्या करना है, हम हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। 17 to 20 एज ग्रुप के लिए भी हम इसको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, 15 to 19 के लिए भी नहीं कर सकते। जो बिल्कुल कम छोटे लेवल के बच्चे रहते हैं, जैसे 8 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं, ये जो है मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं किसके लिए, हिप्नोसिस के लिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एज में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है उनको आप कुछ भी सिखाओगे तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड फैक्टर क्या है कि वो अपनी भी इमेजिनेशन जो है बनाना शुरू करते हैं। कुछ भी सिखाओगे उनको, आप उनको ये सिखाओगे कि बादल जो है वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, हिप्नोसिस में आप उसको सिखा रहे हो कि बादल किस तरीके से बनते हैं, क्लाउड्स किस तरीके से बनते हैं। तो ऑब्वियस यही बात है कि वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे आपको, फिर वो खुद ही क्या करना शुरू कर देते हैं, इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ क्लाउड्स इस तरीके से इकट्ठे होते होंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपके फॉर्म हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है क्लाउड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आप दे सकते हो जब हम बात करते हैं हिप्नोसिस मेथड की। एंड ये किस एज ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, दैट इज 8 to 12 ईयर्स के। ज्यादा बड़े बच्चों के लिए आप इसको जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 78th क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स, punishment and the positive reinforcement is an example of which field of psychology। तो obviously बात है कि ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात हो रही है। और हमें ये पता है कि जब हम कभी भी बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या पता लगता है, ये अप्रोच हमें क्या एनालाइज कराती है कि कोई बच्चा जो है वो किस तरीके से लर्न करता है,
कोई बच्चा जो है वो किस तरीके से लर्न करता है, या उसका जो बिहेवियर है वो फिर क्या हुआ, किस तरीके से मॉडिफाई हुआ, ठीक है, किस तरीके से क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, बेस्ड ऑन द, जब आपने उसको क्या किया, रिवॉर्ड दे दिया, पनिशमेंट दे दी, ठीक है, या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे दी, ठीक है, तो उससे रिवॉर्ड्स उसने क्या सीखा, ठीक है, और किस तरीके का उसमें चेंज आया, उसके बिहेवियर में किस तरीके का चेंज आया। अगर आपने उसको पनिशमेंट भी दी है तब भी उस पनिशमेंट से वो क्या सीख रहा है, उस पनिशमेंट के बाद क्या उसके एक्चुअल बिहेवियर, कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा नॉटी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको क्या किया, पनिशमेंट दी, पनिशमेंट से उसने पहले क्या सीखा, ठीक है, एंड उसके बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या उसने दोबारा से कोई शरारत वाला काम किया, ये नहीं किया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हैं, आपके बिहेवियरल अप्रोच के हैं, ठीक है, और ये सारा का सारा आपको पता है, ये हम जिसमें रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ये सारा का सारा आपका इन्वायरमेंट के साथ जो है इसका फैक्टर जो है देखा जाता है, ठीक है, रिवॉर्ड्स भी देना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पनिशमेंट, ये सारे के सारे बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन द इन्वायरमेंट में ही देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम अब देखो यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते थे कि पर्सनैलिटी, सोशल, कॉग्निटिव, साइको एनालिटिक, तो देखो पर्सनैलिटी हो गया, सोशल कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट, किसी एक पर्सन के इन्वायरमेंट के साथ जो है वो स्पेसिफिकली फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी ही अलग है। अगर कोई जो है किसी की फैमिली में क्या है, बहुत ज्यादा झगड़े हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, ठीक है, तो उसके इन्वायरमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं, मीन्स आपका किसी एक पर्सन का क्या माहौल रहा है, किस परवरिश में वो पला बड़ा है, ठीक है, तो इस ये भी बात आपने याद रखनी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब सोशल है, ये भी ऑब्वियस सी बात है, किसी एक पर्सन का हर, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में पला बड़ा होता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी सेंसेस इज कॉल्ड, तो बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेंसेशन, की बेसिक एक्सपीरियंस जो स्टिमुलेशन का, जो हम बॉडी सेंसेस की बात करते हैं, तो बेसिक एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है। एंड ऑब्वियस ही बात है ये किस में आता है, आपका सेंसरी स्टिमुलेशन में आता है, ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से भी, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलेशन में आता है, क्योंकि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी सेंस कर रही है, ठीक है, तो सेंसरी स्टिमुलेशन के साथ इसका जो है रिलेशनशिप देखा जाता है। बहुत से बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी में यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर मीनिंगफुल जो पैटर्न है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ पे सेंसेस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नए पैटर्न जो है वो क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ से होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब यहाँ पे अडेप्शन के साथ भी आप क्या हो सकते हो, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। अडेप्शन जो है वहाँ पे किसी भी ऑर्गन का, कोई भी सेंस ऑर्गन है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है, जो भी आप कंटिन्यूस स्टिमुलेशन दोगे तो उसका रिस्पॉन्स जो है क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है, और ये वाले तो आपको पता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, दैट इज रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन, क्यूरोसिटी, पैग्नासिटी, ह्यूमिलिटी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रिपल्शन, रिपल्शन मतलब कि अगर किसी बच्चे को नफरत है, मतलब किसी भी काम में वो क्या नहीं कर रहा है, अपना जो है इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्यूरियोसिटी जो है ऑब्वियसली बात है कि उत्सुकता जो है, ठीक है, उत्सुकता है किसी भी काम को सीखने की। पग्नासिटी जो है, कोई पर्सन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, मतलब फ्री है एरोगेंस से, ठीक है। पग्नासिटी का मतलब होता है कि झगड़ालू जो है, ठीक है, झगड़ालूपन बच्चा जो है करता है, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं झगड़ालू है मतलब झगड़ा करने वाला है, ठीक है, झगड़ालूपन जो भी है। एंड ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि उसको किसी भी तरह का घमंड नहीं है या एरोगेंस नहीं है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है दैट इज फ्री फ्रॉम प्राइड, ठीक है, मतलब उसको ये नहीं है कि मैं किसी से सुपीरियर हूँ, वो इस बात को मानता ही नहीं है कि मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, उसमें वो वाली फीलिंग नहीं है कि उसको कुछ एरोगेंस है या कुछ किसी चीज का घमंड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, नीड्स के हैं, इमोशंस के हैं, इंस्टिंक्ट है, मोटिवेशन है, या इंसेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है ये सभी नफरत जो भी है, उत्सुकता, झगड़ा या फ्रीडम फ्रॉम
द प्राइड और एरोगेंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, किसी एक पर्सन के इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। एंड इंस्टिंक्ट आपको पता है ये सारी के सारी क्या है, इनेट टेंडेंसीज हैं, और ये सारे के सारे किस टाइप के फैक्टर्स हैं, दैट इज योर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा, ये सारी की सारी क्या है, इट मींस इनेट फीलिंग्स है, ठीक है। इनेट फीलिंग्स है, पर्सन की खुद की फीलिंग्स है ये, ठीक है, कोई और उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो हैं इमोशंस के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं कि हाँ, कि साइकोलॉजी में बेटा ऐसे होता है कि आप कोई ना कोई दो ऐसे ऑप्शन रहते ही हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे, मुझे इतना पता है कि इमोशन के साथ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर देंगे। देखो, इमोशन जो होते हैं ये सारे के सारे, इसमें किस तरीके की फीलिंग्स आ जाती हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। और आपको पता है सब्जेक्टिव फीलिंग्स जहां पर आ जाए, इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, आपके इंस्टिंक्ट जो है यहाँ पे ये सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये आपके पास आपकी जो रिपल्शन है, क्यूरियोसिटी है, पग्नासिटी है, या आपके पास ह्यूमिलिटी है, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, ये खुद ब खुद पर्सन में क्या करते हैं, इनेट फीलिंग्स बनाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है ये बिल्कुल भी। तो आपने यही देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव किसको शो कर रहा है, ऑब्वियसली बात है इमोशंस को शो कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके इंस्टिंक्ट, आपके जो खुद के इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्टर से, यानी जो आपकी इनेट फीलिंग्स जो हैं, ठीक है, जो कि फ्री है सब्जेक्टिव फीलिंग से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ये था वीडियो का आपका 8th पार्ट, मिलते हैं 9th पार्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।